वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम जो पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आपके जो 69th बीपीएससी है मेंस में आपको हेल्पफुल करेगा। चलिए तो आज का टॉपिक है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब होता है कि एक दो समझिए कि फेडरलिज्म के स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों की जो पावर है, वे ऑफ पावर कम्युनिकेशन है, वो अलग अलग पावर होना चाहिए। वो अपने फील्ड में काम करे, वो अपने फील्ड में काम करे, तो ये होता है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म दो टाइप के होते हैं, एक यूनिटरी फेडरलिज्म जो होता है, एक सेंट्रल फेडरलिज्म होता है। लेकिन हमारा जो फेडरलिज्म है वो अगर यूएसए के साथ कंपेयर करें, कनाडा के साथ कंपेयर करें तो उससे डिफरेंट है। हमारा अप्रोक्सीमेटली कनाडा के फेडरलिज्म के साथ जो थोड़ा बहुत मैच करते हैं, क्योंकि वहाँ भी जैसे हमारे यहाँ पर स्टेट है, उसी प्रकार से जो कनाडा के अंदर है वहाँ प्रोविंसेस हैं। ठीक है, तो हमारा जो मैं कुछ हद है हद तक अगर कहेंगे तो हमारे जो कनेडियन सिस्टम से ज़्यादा प्रभावित है। चलिए तो फेडरलिज्म की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन, पहले हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या होता है कि एक रूल और लॉ का एक जो कॉन्स्टिट्यूट होता है, लॉ एक बॉडी होती है जिसके अकॉर्डिंग जो गवर्नेंस है, जो गवर्नमेंट है वो वर्क करता है। और जो ओवरऑल किस पे फोकस करते हैं तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी को फोकस करके एक गवर्निंग रूल टाइप का बुक कहिए जिसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसके अकॉर्डिंग सारी की सारी फंक्शनें गवर्नमेंट की जाती है। तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये एक सॉवरन होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो हर एक एरिया का, जैसे एरिया ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, सब का जो फंक्शन और पावर डिफाइन होता है एक बुक्स के अंदर, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, एवरी कॉन्स्टिट्यूशन एम टू बिल्ड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर अपॉन द सर्टेन बेसिक लॉ एस्टेब्लिश बाय प्रिंसिपल। तो बेसिक लॉ जो होती है, प्रिंसिपल जो होती है, उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब हम देखते हैं फेडरलिज्म के बारे में। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, तो अगर इंडियन स्टेट क्वेश्चन सीधा आ जाएगा, ये प्रियम्बल बेस पे आ जाता है, वैसे भी आ जाए कि इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडियन स्टेट का नेचर क्या है। तो देखिए कि द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन स्टेट फॉलोइंग विच हाइड द नेचर ऑफ द स्टेट इटसेल्फ। कैसे लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट है, लिबरल और एक डेमोक्रेटिक स्टेट है इंडिया का। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रिवेल किया जाता है, एक लेजिटिमेटी प्रोवाइड कराता है जिसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नेंस फंक्शन किया जाता है। ये जो गवर्नमेंट जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और चूज़ किए जाते हैं हमारे कॉमन पीपल के द्वारा। जैसे कि प्रियम्बल में कहा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, की सॉवरन के पावर किसके पास है, पीपल ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, ये क्या करता है कि ये गवर्नमेंट को अथॉरिटी देते हैं बट लिमिटेड बाय लॉ, लिमिटेड बाय लॉ के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर कहें कि डेमोक्रेटिक, लिबरल डेमोक्रेटिक कैसे है, तो इसके बहुत सारे फीचर है, जैसे कि अडल्ट फ्रेंचाइजिस है, पीरियोडिक इलेक्शन होता है, रिप्रेजेंटेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट की फीचर्स हैं। ठीक है, अगर सीधा सा आ जाए कि डेमोक्रेटिक स्टेट के क्या क्या फीचर हो सकते हैं, तो क्या क्या है, ये मेन 3-4 चीज़ें आप याद रखिएगा। क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया, रूल ऑफ गवर्नमेंट हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अडल्ट फ्रेंचाइजेज, ये सारी चीज़ें जो है एक डेमोक्रेटिक के फीचर्स हैं। उसके बाद है फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट क्या है, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि टॉक अबाउट अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। उन्होंने कहा था कि राम राज्य स्थापित करना है, तो कि जो अगर कहे पावर तो डिसेंट्रलाइज कर दिया जाएगा, लोकल लेवल पे गवर्नेंस की पावर ज़्यादा दी जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है ऑल द पावर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज वेस्टेड इन द स्टेट। जो भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिक चीज़ें होती है वो किसके पास है, तो स्टेट के पास ज़्यादा पावर है। वो जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती है, तो स्टेट के अंदर होती है। तो फेडरल स्टेट की बात जो यहाँ पर की गई है, और जैसे डिवीजन जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल के अंदर भी कुछ टॉपिक को हम लोग डिवाइड किए हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिस पर स्टेट लॉ बना सकते हैं, जिस पर स्टेट फंक्शन कर सकती है। ठीक है, आप देखिए जैसे रजनी कोठारी का एक कोट याद रखिएगा कि द आइडियोलॉजी ऑफ द स्ट्रॉन्गर एंड सेंट्रल स्टेट एंड कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी हैव ब्राउट द कंट्री क्लोज द सेंट्रलाइज स्टेट। ये सेंट्रलाइज पे एक तरह के कहें कमेंट पास कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, इंडिया के जो और भी नेचर क्या है, एक वेलफेयर स्टेट है। क्या है, वेलफेयर स्टेट है, जैसे कि डीपी जो इनकॉर्पोरेटेड इन मैनी प्रोविजन। फर्स्ट ऑफ अगर देखें तो प्रियम्बल के अंदर ही कहा गया है
प्रियम्बल के अंदर जो 3 टाइप की जस्टिस की बात की गई है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात की है। आर्टिकल जो 38 है इसमें कहा गया है कि एक हमें वेलफेयर स्टेट बनाना है, डीपीएसपी के अंदर पार्ट 3 के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई है। उसके बाद अगर देखेंगे तो कास्ट राइट एंड सोसाइटी, कास्ट राइट एंड सोसाइटी मतलब हो गया कि ए सिस्टम ऑफ हायरार्किकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ पर। कास्ट जो है इंडियन के अंदर एक कास्ट एक आइडेंटिटी की तरह काम करती है, ठीक है, जो कि अर्ली सिविलाइजेशन से यहाँ पर प्रचलित है, चली आ रही है, विच बेसिक फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, जो इंडियन सोशल स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करने में एक बेसिक फंक्शन का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर देखें तो कास्ट डिटरमाइन द पर्सन प्लेस फ्रॉम वेयर दे बोर्न एंड इनहेरिटेंट कॉपरेशन इन द एकेडमिक। वैदिक एरिया में जैसे कि कोई लोहार से, कोई सुनार था, कोई आर्किटेक्ट थे, कुछ से, तो ये सारी चीज़ें डिफाइन किया गया है। तो एक कास्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन आज के डेट में कास्ट का एक वोट बैंकिंग की तरह यूज किया जा रहा है, तो उसको भी हमें कंट्रोल करना है, ठीक है। मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, इंडिया जो है एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, मतलब यहाँ पर होमोजेनिक रिलीजन का कोई होमोजेनिटी, स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं है, डिफरेंट, या कि यहाँ पर डाइवर्सिटी के हो गए, यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, रेस के पीपल एक साथ रहते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या रिलीजियस सोसाइटी है, सिंगल कम्युनिटी के कुछ भी नहीं है। द वास्ट कंट्री एंड इंडियन पोलिटिकल, जो इंडियन पोलिटिकल एंटिटी है और पार्टी जो है वो भी जो सेम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बात की गई उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। कि यहाँ पर जैसे एनडीए देख लीजिए, कांग्रेस देख लीजिए, बीजेपी, सब बात देख लीजिए, सभी क्या है पार्टी भी एक दूसरे रिलीजन के कम्युनिटी एक साथ मिलके जो एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडेशन रखते हैं और गवर्नेंस में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं फेडरल फीचर। फेडरल फीचर क्या होता है? फेडरल फीचर की अगर बात करें, द इंडियन फेडरल सिस्टम टूडे हैज कैरेक्टराइज विच आर द एसेंशियल फॉर द फेडरल पॉलिटिक्स। द मेन फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये अगर फेडरल फीचर देख रहे तो ये रिजिड एंड रिटन है, पहले से एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की तरह एक काम करता है, बट इट शुड बी रिजिड आल्सो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जैसे कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ये इन सभी चीज़ों का पावर जो है, ऑल पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन स्टेट जो रिलेशन है, इन सबको पहले से प्री डिफाइन किया गया कि कौन किस फंक्शन का काम करे, जुडिशरी का क्या काम होगा, एग्जीक्यूटिव का क्या काम होगा, क्या कहते हैं स्टेट पे कौन लॉ बनाएगा, कंकरेंट लिस्ट पे कौन लॉ बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी पहले से डिफाइन है। फंडामेंटल राइट क्या है, डीपीएसपी क्या है, प्रेसिडेंट का क्या रूल है, गवर्नर का क्या रूल है, उसका क्या पावर है, तो ये सारी चीज़ें प्री डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया, विद इन आर्टिकल के थ्रू दिया गया है, ठीक है। बट इसके साथ साथ पार्लियामेंट को भी कुछ पावर दिया गया, और अब यहाँ जो अमेंडमेंट के प्रोविज़न दिया गया है, 2/3 मेजोरिटी का चाहिए, किसी चीज़ में अमेंडमेंट करना है तो आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंडमेंट किया जाता है। तो मेनली 2 टाइप के अमेंडमेंट होते हैं, एक जिसमें स्टेट का एब्सोल्यूट मेजोरिटी और एक सिंपल मेजोरिटी। सिंपल और एब्सोल्यूट मेजोरिटी के अंदर होता है कुछ चीज़ों में 2/3 स्टेट से परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो पहले से प्री डिफाइन है रिटर्न फॉर्म में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी है, क्या एक टर्म आता है कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी है, पार्लियामेंट सोवरेन है। ब्रिटेन के अंदर आपके कहिएगा तो ब्रिटेन के अंदर क्या है, ब्रिटेन के अंदर जो है आपका पार्लियामेंट सोवरेन है, क्या है, ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट सोवरेन है, लेकिन इंडिया के अंदर जो क्या है, इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेन है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा सोवरेन है, ठीक है। चलिए तो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझ गए आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर जो है 7th शेड्यूल के अंदर जो है सारी पावर को डिवाइड कर दिया कि यूनियन लिस्ट में कौन कितने हैं। जैसे यूनियन लिस्ट में अगर देखिएगा तो 97 सब्जेक्ट पे यूनियन लिस्ट के अंदर, जैसे कि इंपॉर्टेंट जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, टेलीग्राफ, करेंसी, ये सारी क्या है जो यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। उसके बाद स्टेट लिस्ट के अंदर लेवल से 66 सब्जेक्ट हैं, जिससे जेल हो गया, पुलिस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जस्टिस हो गया, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें क्या है तो यूनियन लिस्ट के अंदर हैं।
सॉरी स्टेट लिस्ट के अंदर। उसके बाद कुछ जो लिस्ट बच गई है कंकरेंट लिस्ट के अंदर है। क्या क्या कंकरेंट लिस्ट है, जैसे कि क्रिमिनल लॉ हो गया, मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, बैंकरप्सी हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग हो गई। ये सारी चीज़ें क्या है कंकरेंट लिस्ट के अंदर। कंकरेंट लिस्ट मतलब कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर इस पर कानून बना सकते हैं। उसका जो कुछ जो चीज़ें नई चीज़ें आ गई, जो नहीं आई है, न्यू चीज़ें जो आई है अभी नए ज़माने के अंदर, जैसे कि करेंसी हो गया, जो क्रिप्टो करेंसी हो गया, साइबर हो गया, डिफेंस हो गया, साइबर वाला ये चीज़ चार चीज़ें जो हुई है, तो इन सब चीज़ों पे जो एक रेजिडरी के अंदर आता है, जो जिसमें लॉ बनाने का अधिकार किसके पास होता है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 एक्ट के अकॉर्डिंग देखिएगा तो वो पावर गवर्नर जनरल के पास थी, लेकिन अब जो आफ्टर इंडिपेंडेंस किंग के पास है। तो ये जो रेजिडरी पावर के सब्जेक्ट जो है किसके पास है, तो ये पार्लियामेंट के पास आते हैं। ठीक है, अगला है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को जो गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये सुपरमेसी ऑफ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के आर्टिकल 50 के थ्रू अगर देखिएगा तो सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो इसमें बात कही गई है इन सभी चीज़ों की। इसके अंदर सुपरमेसिव कॉन्स्टिट्यूशन है कि फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने राइट का जो प्रिजर्वेशन है कर सकते हैं। ठीक है, और ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील माना जाता है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर है। तो ये एक फेडरल फीचर है। उसको बाई कैमरल मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जो है अगर देखिएगा तो फेडरेशन है, क्योंकि अपर हाउस और लोअर हाउस लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है, जिसके अंदर राज्यसभा में जो अलग जो सभी स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वहाँ पर। ठीक है, लोकसभा में जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिप्रेजेंटेटिव, तो बाई कैमरलिज्म जो है एक हमारा जो फेडरल फीचर इंडिकेट करता है। अब देख लेते हैं यूनिटरी फीचर। यूनिटरी फीचर मतलब होता है कि यूनिटरी फीचर में जो होता है कि मेनली सेंट्रल का रोल ज़्यादा होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट की रोल जो होती है बहुत लिमिटेड होती है। तो जैसे कि देखते हैं ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, इंडियन फेडरलिज्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। इंडियन फेडरलिज्म जो है क्या है, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, काम करता है लेकिन स्पिरिट है जो उनका जो मेनली काम है वो अपने अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। ठीक है, बट लिमिटेड एनॉर्मस पावर सिंगल। अब देखते हैं कि इसका कि यूनिटी फीचर क्या है, तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट। जैसे यूएसए के अंदर जो है स्टेट के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है और यूनियन के लिए अलग से, सेंट्रल के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इंडिया में ऐसा प्रोविजन नहीं है। ठीक है, उसके बाद सिंगल यूनिफाइड इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। जुडिशरी सिस्टम जो पूरा इंटीग्रेटेड है। ठीक है, लेकिन जैसे कि यूएसए वगैरह में, कनाडा वगैरह पार्लियामेंट ब्रिटेन के अंदर अगर देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में देखिएगा और अदर स्टेट के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ देखिएगा तो वहाँ पर जो है प्रोविंस यानी स्टेट की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होती है सेंट्रल जो सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट ऑफ अपील जो उनसे। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है हमारा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग द सिविल एंड क्रिमिनल लॉ कोडिफाई इन एप्लीकेबल टू एंटायर कंट्री की, कोई भी जो सिविल लॉ जो बनाते हैं वो एंटायर कंट्री पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस जैसे हम लोग जिस स्टेट की तैयारी यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो वो क्या है, ये सब एक ही है, अलग से नहीं। ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट नहीं किया जाता, एक ही है जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिक्रूट किया जाता है, तैयार ट्रेनिंग सब कुछ कराया जाता है, लेकिन वो जो वर्क कहाँ करते हैं तो वो स्टेट में आके वर्क करते हैं। तो ऑल इंडिया सर्विस हो गया। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट, गवर्नर और इनके अपॉइंटमेंट में जो रोल होते हैं ये इस टाइप का। इमरजेंसी प्रोविज़न हो गया आपका, इमरजेंसी प्रोविज़न उस समय में क्या होता है कि एक यूनिटरी फीचर की तरह जो यूनिटरी सिस्टम डेवलप आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए ये सारी क्या है यूनिटरी फीचर है गवर्नमेंट। और भी बहुत सारे फीचर हो सकते हैं, तो आप मेनली ध्यान रखिए जहाँ पर भी स्टेट का पावर कम होगा वो यूनिटरी फीचर को इंडिकेट करेगा। ठीक है, आप देखते हैं क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। क्रिटिकल एनालिसिस की जगह मतलब क्रिटिकल एनालिसिस में तो इसके क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, तो देखते हैं जैसे कि ये क्या करता है, यूनिटी और इंटीग्रिटी को डेवलप करता है कि सभी एक साथ हैं, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को इंडिकेट करता है। उसके बाद क्या है कि डिस्ट्रप्शन एंड ये क्या और क्या है
कंट्री जो है, इससे क्या होता है कि फोर्सेस ऑफ डिस्ट्रप्शन एंड डिसकंटिन्यू वर्किंग विद इन द कंट्री, ठीक है। प्रीडोमिनेंट रोल ऑफ सेंटर, इन सभी चीज़ों में क्या होता है, प्रीडोमिनेंट रोल सेंटर का होता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। कोऑर्डिनेशन इन फेडरल सिस्टम में, फेडरल जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके फेडरलिज्म के पॉजिटिव पॉइंट एक हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया जाता है। डिवीजन ऑफ पावर लीड ग्रेटर एफिशिएंसी स्टेबिलिटी इन बेटर मेंटेनेंस ऑफ द फेडरल सिस्टम। पावर का डिवीजन किया जाएगा जिससे कि जो बेटर फेडरल सिस्टम को डेवलप किया जा सकेगा। इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो ऑटोनॉमी है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। और उसके बाद देख रहे हैं कि ऑन द अदर हैंड द फेडरल गवर्नमेंट हैव सर्टेन शॉर्टकमिंग आल्सो। कैसे कि यहाँ पर एक क्लैश इंक्रीज हो जाता है कि एक जो डिले, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह जो होता है, इन सब चीज़ में आपका एक डिले आ जाता है, ठीक है। एक्सपेंसिव सिस्टम को ये प्रमोट करता है, ठीक है। क्या करता है, एक्सपेंसिव सिस्टम को प्रमोट करता है। उसका वेस्टफुल ऑफ टाइम एंड एनर्जी, कि बहुत सारे डिबेट एंड डिस्कशन होता है जिसके अंदर क्या होता है, टाइम और एनर्जी का वेस्ट होता है फेडरल सिस्टम के अंदर। सिक्योर यूनिफॉर्मिटी, इसके यूनिफॉर्मिटी एक सिक्योर नहीं कर पाते हैं। वीकनेस ऑफ फेडरलिज्म एंड स्ट्रेंथन द यूनिटरी गवर्नमेंट, की जैसे जैसे जो फेडरलिज्म वीक होगा, यूनिटरी गवर्नमेंट की जो पावर है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलेगा, ठीक है। ये सारे प्रोविज़न हैं। अगर हम देखें कि इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, हाउएवर डिस्पाइट द शॉर्ट कमिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट अपीयर इन बेटर एंड फेयर अल्टरनेटिव वाइल द समिंग अप सीम टू बी एग्रीविंग विद दुर्गादास, की दुर्गादास के कोर्ट से का जो डी बसु है, दुर्गादास नहीं, दुर्गादास बसु, क्योंकि इंडिया इज ए नाइदर प्योरली फेडरल नॉट प्योरली यूनिटी बट इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो इस टाइप से आप इस चीज़ को आप कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजन थे फेडरलिज्म के, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे प्रोविजन याद रखिएगा आप फेडरलिज्म के रिलेटेड, इससे कुछ रिलेटेड हो तो आप इस पर आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करो, स्टडी पीसीएस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ मैं शेयर कर दूंगा। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।